दोस्तों, आज तक आपने ना जाने कितने सारे अमेजिंग और मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट्स को देखा होगा, पर आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट्स इतने ज्यादा रहस्यमय हैं कि इनका राज अब तक साइंटिस्ट भी नहीं सुलझा सके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मजेदार वीडियो को। एंशिएंट इजिप्ट के लोगों ने कई अलग अलग कल्चर्स को कई अलग अलग चीजें सिखाई थी, क्योंकि आज आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के दौरान इनके जैसी चीजें हमें दूसरे कल्चर में भी देखने को मिल जाती हैं। और उन्हीं में से एक कल्चर यूक्रेन में आज से 2000 साल पहले रहा करता था, क्योंकि साल 2021 के दौरान जब यूक्रेन में H31 हाईवे के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तब वहां से आर्कियोलॉजिस्ट को स्कैरब्स मिले थे। दोस्तों, वो स्कैरब शेप पेंडेंट देखने में ऐसे मालूम हो रहे थे कि जैसे इसे सर्मेशियन कल्चर के द्वारा बनाया गया हो। इसके बावजूद कि ये उस कल्चर से जुड़ी हुई पहली ऐसी खोज थी। और इन आर्टिफैक्ट्स के इजिप्ट से कनेक्शन की बात करें तो ऐसा इसलिए था क्योंकि इन आर्टिफैक्ट्स में इजिप्शियन पीपल के द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक ब्लू इजिप्शियन फैन मौजूद था। लेकिन आखिर ये वहां कैसे पहुंचा, इसका खुलासा अब तक कोई नहीं कर सका है। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि वाइकिंग्स नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर कोलंबियन पीपल के बाद आए थे। इसका अनुमान कनाडा के न्यू फाउंडलैंड में खोजी गई एक ओल्ड वाइकिंग्स विलेज से लगा है। इसके साथ ही एक बात और इसका सबूत देती है, और वो है वाइकिंग एरा का रूना स्टोन। दरअसल ये एक बहुत विशाल स्टोन है जिसे ओलफ ओल्सन ओमेन के द्वारा साल 1893 में अलेक्जेंड्रिया माइनसोटा में पेड़ों की सफाई करते वक्त खोजा गया था। इस सैंडस्टोन का वजन लगभग 200 पाउंड से भी ज्यादा का है, जो वहीं एक पुराने वाइकिंग एरा के दौरान बनाए गए कमरे में मौजूद था। इसके ऊपर कई तरह की कार्विंग्स भी बनी हुई है, जो इस बात का सबूत देती है कि वाइकिंग्स 1392 में वहां पहुंचे थे। और आज उस स्टोन को केंसिंगटन रून स्टोन नाम से जाना जाता है, जो 25 फीट ऊंचा है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि प्राचीन टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा डेवलप थी, और आज इसे समझ पाना कोई आसान काम नहीं है। खैर, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसा ही खोजा है जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल वो कुछ और नहीं बल्कि बेबीलोनियन पीपल के द्वारा बनाया गया एक क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट टैबलेट है, जो आज से 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर इस बेबीलोनियन टैबलेट में ऐसा क्या है, तो आपको जानकारी दे दें कि बेबीलोनियन पीपल काफी अच्छे मैथमेटिशियंस हुआ करते थे, और ये टैबलेट उसी से आधारित है, जिसके चलते ये टैबलेट जुपिटर के मूवमेंट के बारे में बताता है। ये बात साल 2016 में ही आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगी थी कि ये टैबलेट इतने काम की चीज है। आपको बता दें कि ये टैबलेट 14वीं सेंचुरी में बताए गए जुपिटर के मूवमेंट के पहले तक जुपिटर के मूवमेंट के बारे में सबसे एक्यूरेट डिटेल देता था। ये एंशिएंट टेक्नोलॉजी वाकई गजब थी। इस पत्थर को ईस्टर्न टेनेसी में एक बरियल माउंट से साल 1889 में खोजा गया था। इसे एक प्रोफेशनल एक्सकेवेशन के द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसका नाम स्मिथसोनियन माउंट सर्वे प्रोजेक्ट था। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर साइरस थॉमस ने इस स्टोन के बारे में बताते हुए कहा था कि यह शेरोकी अल्फाबेट का पहला एविडेंस है। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह स्टोन 2nd सेंचुरी के दौरान का है। आपको जान लेना चाहिए कि जब आज से 1 दशक पहले इसका ट्रांसलेशन किया गया था, तो एक्सपर्ट्स ने बताया था कि इस पर लिखा है ओनली फॉर द जूडियंस, यानी कि यह केवल जूडियंस के लिए ही बना है। पर यह बात केवल एक अंदाजा है, लेकिन उस पत्थर पर क्या लिखा है इसका पता अब तक साइंटिस्ट ठीक तरह से भी नहीं कर पाए हैं, जिस कारण से ये भी एक अति प्राचीन मिस्ट्री है। दोस्तों, अब आप जरा इस रिंग वॉच को देखिए, जिसे साल 2008 में एक सील्ड टूम्ब के अंदर से खोजा गया था। इसे जिस टूम्ब से खोजा गया था वो टूम्ब मिंग डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, पर यह तो साधारण सी बात है कि ये रिंग वॉच मिंग डायनेस्टी की नहीं है। दरअसल जब साल 2008 में शांगजी में इस मिंग डायनेस्टी की टूम्ब को खोला, तो उसके अंदर से आर्कियोलॉजिस्ट ने इस रिंग को खोजा, जिसके बाद से लोगों के बीच में टाइम ट्रैवल जैसी बातें बनने लगी। कोई कहने लगा कि ये प्राचीन काल की टाइम मशीन है, तो इससे कुछ अद्भुत ही बता रहे थे। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने इस वहम को दूर करने के लिए बताया कि ये रिंग वॉच 1990 की बनी हुई है, जो या तो कब्र को बंद करते वक्त किसी वर्कर्स के हाथ से गिर गई होगी, या फिर ये किसी चोर की हो सकती है जो इस टूम्ब से आर्टिफैक्ट्स को चोरी करने आया होगा। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चौपेजिक लाओस का क्रोकोडाइल स्टोन आज तक साइंटिस्ट के लिए रहस्य बना हुआ है, जिस पर एक अजीब सी कार्विंग बनी हुई है, और ये वॉटफुट टेम्पल में मौजूद है। ये टेम्पल 12वीं सेंचुरी के दौरान बनाया गया था, लेकिन ये स्टोन यहाँ 5th सेंचुरी से मौजूद है। दरअसल इसका नाम भी इसके ऊपर बने हुए कार्विंग्स को देखकर ही रखा गया था, क्योंकि इसके ऊपर बनी हुई कार्विंग देखने में एक क्रोकोडाइल की तरह ही नजर आता है,
जिस कारण से इसका नाम क्रोकोडाइल स्टोन पड़ा। दरअसल इसकी मिस्ट्री ये है, इसके बारे में भी लोगों की दो राय है। किसी का मानना है कि इस स्टोन पर जो कार्विंग मौजूद है वो इंसानों के द्वारा बनाई गई है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों का मानना यह भी है कि वो कार्विंग नेचुरल है। हालांकि अगर आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो उनका कहना है कि ये कार्विंग देखने में नेचुरल नजर आती है क्योंकि इस पर किसी भी टूल का निशान नहीं है। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि नेचुरल तरीके से इसका बनना कैसे संभव है। द टैबलेट्स ऑफ ईस्टर आइलैंड। रोंगो रोंगो टैबलेट पूरे ईस्टर्न आइलैंड पर खोजी गई अब तक की सबसे अद्भुत चीज है। आपको बता दें कि इन टैबलेट्स पर जो इंस्क्रिप्शन मौजूद है वो आज से 1000 साल पहले उसी आइलैंड पर रहने वाले लोगों की भाषा में लिखे हुए हैं। दोस्तों, ये टैबलेट्स क्ले के नहीं बल्कि लकड़ी के बने हुए हैं, जिसमें अजीब ग्लिफ्स कार्व हैं और ग्लिफ्स का हमारे लिए कोई सेंस नहीं निकलता है, पर हो सकता है कि वो ग्लिफ्स ईस्टर्न आइलैंड से जुड़ी किसी महत्वपूर्ण स्टोरी को बताते हों, पर हम समझ ना रहे हों। वैसे इसके बारे में लोगों का मानना है कि इस आइलैंड पर जो इंसान सबसे पहले आए थे उन्होंने इस तरह के 67 टैबलेट्स को बनाया था और उसके बाद इसे हर ट्राइब के पास सुरक्षित रखने के लिए दिया। हालांकि अब तक कुल 27 वुडन टैबलेट्स को खोजा गया है, लेकिन बाकी 40 अब भी बाकी हैं और आज के समय वो 27 टैबलेट्स दुनिया के अलग अलग म्यूजियम में मौजूद हैं। साथ ही पॉलिनेशिया में भी एक और वुडन से बना टैबलेट खोजा गया है जिसे लोग रोंगो रोंगो टैबलेट कह रहे हैं, लेकिन असल में अब तक ये बात साबित नहीं हो सकी है। द टस्कन आर्टिफैक्ट्स। ये बात 1924 की है जब चार्ल्स मैनियर नाम के एक आदमी ने 31 लेड ऑब्जेक्ट्स को खोजा था, जिसने बताया था कि उसने इन रॉक्स को एरिजोना में खोजा था। उन खोजे हुए लेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में लोगों का ऐसा मानना था कि ये एंशिएंट मेडिटेरेनियन सिविलाइजेशन के रेलिक्स हैं, क्योंकि उन लेड ऑब्जेक्ट आर्टिफैक्ट्स में से कुछ क्रॉस साइन की तरह थे, कुछ स्वॉर्ड की तरह दिख रहे थे और किसी किसी पर तो लैटिन इंस्क्रिप्शन और डायनासोर्स की कार्विंग्स भी थी। लेकिन जब उस जगह की जांच हुई तो पता लगा कि उस जगह कभी कोई सिविलाइजेशन रहता ही नहीं था। जिसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जॉर्ज वैलियंट नाम के एक स्कॉलर ने बताया कि ये आर्टिफैक्ट्स नकली हैं, जिसे कुछ समय पहले ही बनाया गया है, मगर इसके बावजूद भी ये आर्टिफैक्ट्स आज म्यूजियम में रखे हुए हैं। अब जब हम इजिप्ट में खोजी गई सबसे बेहतरीन चीजों के बारे में बात कर ही रहे हैं तो उन्हीं में से एक है ये खुफू स्टैचू। इस स्टैचू का आर्कियोलॉजिकली और हिस्टोरिकली इजिप्शियन डिस्कवरी में बहुत ज्यादा महत्व है। अगर इस डिस्कवरी के क्रेडिट की बात करें, इसका सारा क्रेडिट ब्रिटिश इजिप्टोलॉजिस्ट सर मैथ्यू फ्लैंडर्स पेट्री को जाता है, जिन्होंने 1930 में एबिडोस में एक एक्सकेवेशन के दौरान इसे खोजा था। जब इन्होंने इस स्टैचू की कार्बन डेटिंग की तो पाया कि यह स्टैचू 4th डायनेस्टी के फेरोहा खुफू का है, जो आज से 4500 साल पुराना है। यह खुफू को डेडिकेटेड एकमात्र 3 डायमेंशनल स्टैचू है, जिसमें किंग खुफू अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। यह सच में अमेज्ड है। दोस्तों, हमारी अगली खोज भी इजिप्ट में ही की गई है, लेकिन ये शायद अब तक की सबसे वियर्डेस्ट खोज में से एक हो सकती है। दरअसल बात कुछ ऐसी है, जब आप सोने को जाते हैं तो आप मुलायम से मुलायम तकिए का इस्तेमाल करते हैं। आप क्या, मैं भी मुलायम तकिए का ही इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एंशिएंट इजिप्ट के लोग सॉफ्ट पिलो की जगह पत्थर या लकड़ी से बने हुए एक प्रकार के ऑब्जेक्ट को उपयोग करते थे, जिसका ऊपरी भाग ऐसा बना हुआ होता था कि जिससे उसमें इंसान आराम से सिर रख सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि वो इसे भी पिल्लो की तरह ही अपने सिर को शरीर से ऊंचाई पर रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट से एक ऐसे ही ऑब्जेक्ट को खोजा है जो आज से करीब 5000 साल पुराना है। लेकिन अब बात आती है कि इनका हेडरेस्ट इतना ऊंचा क्यों होता था और वो इसकी जगह मुलायम पिल्लो का उपयोग क्यों नहीं करते थे, ये बात आज तक एक मिस्ट्री है। ग्लोजल आर्टिफैक्ट्स। ये खोज 1924 में फ्रांस के ग्लोजल में की गई थी, जहां से एक कैवन को खोजा गया था जो पूरी तरह आर्टिफैक्ट से भरी हुई थी, और वो आर्टिफैक्ट्स 100 AD और 400 AD के समय के थे। वैसे साल 1924 आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट ईयर था, क्योंकि उस साल टस्कन आर्टिफैक्ट्स और ग्लोजल आर्टिफैक्ट्स के साथ साथ कई और आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज भी हुई थी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस कैवन को आर्कियोलॉजिस्ट ने नहीं बल्कि एक फार्मर ने खोजा था, जिसके अंदर 3000 से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स मौजूद थे, जिसका एक्सकेवेशन पूरा होने में करीब 6 साल से भी ज्यादा का समय लगा था। दोस्तों, उन 3000 आर्टिफैक्ट्स में सेरामिक वेसल्स, ह्यूमन बोन्स और टाइल्स लगे हुए फ्लोर भी थे, और इन सभी को धीरे धीरे कर म्यूजियम तक ले जाया गया। द गरुड़ा बेल। द गरुड़ा बेल को साल 1944 में एक यंग बॉय न्यूटन एंडरसन के द्वारा वेस्ट वर्जीनिया में खोजा गया था, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि न्यूटन ने इस एक कोल के लंप में से खोजा था। आपको बता दें कि वो बेल करीब 7 इंच बड़ी थी, जिसे प्योर ब्रास से बनाया गया था।
पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि इसके ऊपर एक पक्षी बना हुआ था जिसे गरुड़ के नाम से जाना जाता है, और ये पक्षी हिंदू धर्म में एक विशेष मान्यता भी रखता है। अगर देखा जाए तो आज के समय हर हिंदू के घर में इस तरह का गरुड़ बेल होता है, पर 1944 में खोजे गए उस बेल की सबसे ज्यादा रहस्यमयी बात यह थी कि एंशिएंट भारत का आर्टिफैक्ट आखिर वेस्ट वर्जीनिया में कैसे पहुंचा। आपको शायद इस बात पर यकीन ना हो कि इसे जिस कोल के लंप से खोजा गया था वो भी आज से 300 मिलियन साल से भी ज्यादा पुराना था, जो इस बात को दिखाता है कि आज से कई मिलियन साल पहले भी इस प्लैनेट पर इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग्स रहा करते थे। फिशर कैनियन शू प्रिंट। दोस्तों, इस फिशर कैनियन शू प्रिंट को साल 1917 में नेवाडा से एल्बर्ट नाप नाम के एक माइनर के द्वारा खोजा गया था, लेकिन जब उसने इसे एक माइनिंग इंजीनियर को दिखाया तो उसने बताया कि ये एक कोयले के चंक पर बने हुए शू प्रिंट है। मगर हैरानी तो तब हुई जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उस कोल के चंक की जांच की और पता लगा कि वो चंक जुरासिक पीरियड के समय का है, यानी आज से 252 से 201 मिलियन साल पुराना। लेकिन इसके बाद मॉडर्न रिसर्चर्स ने बताया कि ये शू प्रिंट नहीं है, बल्कि नेचुरल फिनोमिनन के चलते बनी एक कार्विंग है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के कई आर्टिफैक्ट्स को खोजा जा चुका है। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्रिएटिंग ऑफ फॉर्जरी। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि 20th सेंचुरी में लोग ना जाने कितने सारे नकली आर्टिफैक्ट्स बनाकर उन्हें असली बता देते थे, पर आज के समय यानी 21वीं सदी में इन सभी चीजों को बनाकर असली बताना किसी अपराध से कम नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हाल ही में एक आर्कियोलॉजिस्ट एलिसियो हिल ने एक रोमन आर्टिफैक्ट के छोटे खजाने को खोजे जाने का दावा किया था, जिसमें जीसस का क्रूसिफिक्शन, क्वीन नेफर्टिटी का नाम और बेस्क लैंग्वेज के सबसे पुराने एविडेंस शामिल थे। दरअसल शुरुआत में जब इसे खोजा गया था तो किसी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये आर्टिफैक्ट नकली हो सकते हैं, लेकिन जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इसकी रिसर्च की गई तो पता लगा कि उन आर्टिफैक्ट्स में कई सारे लूप्स हैं, यानी कि ये नकली आर्टिफैक्ट्स है। इतना ही नहीं, जब जांच हुई कि इस नकली आर्टिफैक्ट को किसने बनाया तो जो नाम निकलकर सामने आया वो कुछ और नहीं बल्कि एलिसियो हिल था, जिसके बाद उन्हें 5 साल की सजा भी हुई थी। दोस्तों, इजिप्ट में हुई डिस्कवरी कितनी ज्यादा अमेजिंग होती है ये तो आप सभी जानते होंगे, और अगर यहाँ खोजी गई पॉटरी के बारे में बात करें तो उसे एस्ट्राका कहा जाता है। यहाँ की अगर सबसे फेमस एस्ट्राका की ओर नजर डालें तो वो है ऑस्ट्रैकन ऑफ सेंटिमेंटल। ये एस्ट्राका या कहें लाइमस्टोन आज से करीब 3500 सालों से भी ज्यादा पुराना है। इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय है। आपको बता दें कि जहां एक और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये 18th डायनेस्टी के सबसे सुंदर और सबसे अमेजिंग आर्टिफैक्ट्स में से एक है, और ये एंशिएंट टाइम के बच्चों के लिए एक प्रकार का स्कूल होमवर्क हो सकता है, जिससे उन्हें कला का ज्ञान दिया जाता होगा। लेकिन अब अगर हम वहीं हिस्टोरियंस की बात करें तो उनका मानना है कि ये एंशिएंट इजिप्शियन के द्वारा बनाई गई एक ग्राफिटी है। हालांकि इसकी असली सच्चाई क्या है, इस बात का कोई भी आज तक सबूत के साथ प्रूव नहीं कर पाया है। जूडियन डेजर्ट भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है, और हाल ही में साल 2022 की जनवरी में आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां मौजूद नहल हामा नाम की गुफा से एक अनोखा स्कल खोजा है। स्कल मिलना तो एक साधारण सी बात है, लेकिन इसके ऊपर जो कोटिंग मिली वो जरूर रहस्य से भरी बात है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि उस स्कल के ऊपर से आर्कियोलॉजिस्ट ने जिस चीज की कोटिंग खोजी है वो चीज कुछ और नहीं बल्कि रोड बनाने के दौरान उपयोग होने वाला एस्फॉल्ट यानी कि डामर था। इसके साथ ही जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उस स्कल की कार्बन डेटिंग की तब उन्होंने पाया कि ये स्कल आज से करीब 9000 साल पुराना है। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये नेटाफुआन सिविलाइजेशन के लोगों का काम है, लेकिन आखिर उस कोटिंग के पीछे का रहस्य क्या है ये अब तक कोई नहीं जान सका है। द कर्स्ड सफायर। दोस्तों, जेम ऑफ सॉरो को डेल्फी पर्पल सफायर नाम से भी जाना जाता है। ये एक रहस्यमय आर्टिफैक्ट है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये सफायर भारी मिसफॉर्च्यून से भरा हुआ है। आपको बता दें कि इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि साल 1857 में इसे भारत के कानपुर से एक ब्रिटिश सोल्जर के द्वारा चुरा लिया गया था, और इसे चुराने के बाद वो इसे इंग्लैंड ले गया, जिसके बाद उसे भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। दरअसल सबसे पहले उसकी फाइनेंशियल कंडीशन गिर गई और उसके बाद उसके पूरे परिवार को अजीबोगरीब बीमारी हो गई, यानी कि उसकी जिंदगी पूरी तरह तबाह हो गई। खैर, इसके बाद 1902 में वो उस स्टोन को अपने एक दोस्त को दे देता है, जिसके बाद उसके परिवार में सब कुछ ठीक होने लगता है। लेकिन इसे वो जिस फ्रेंड को देता है तो उसका नसीब जरूर बदल जाता है और उसे भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यही वजह है कि आज के समय लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के वॉल्ट कलेक्शन में इसे रखा गया है। मिस्टीरियस एंशिएंट टॉयज। टेल जेम्स मॉडर्न इजराइल में मौजूद एक प्राचीन एसीरियन सेटलमेंट है
जहां आज से 3800 साल पहले लोग रहा करते थे, जिसका एक्सकेवेशन पिछले 2 दशकों से आर्कियोलॉजिस्ट गस वैन ब्रिक कर रहे हैं। और उनके इस एक्सकेवेशन के दौरान उन्हें बहुत से ऑब्जेक्ट ऐसे मिले हैं जिन्हें अब तक कोई नहीं समझ सका। दरअसल उन्होंने बाकी सभी एंशिएंट सेटलमेंट में खोजे गए ऑब्जेक्ट्स जैसे सेरेमिक पॉट्स, स्कैरब एम्यूलेट्स और एंशिएंट टॉयज को तो खोजा ही है, पर उन्होंने वहां से अब तक कुल 17 डिस्क को खोजा है, जिनमें से कुछ चौक से बनी हुई हैं तो कुछ स्टोन से, और उनके बीच में 2 होल्स भी मौजूद हैं। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को पहले भी जापान, इजिप्ट और अमेरिका जैसी जगहों में खोजा जा चुका है, जिनके बारे में कुछ पता नहीं है। हालांकि इस बारे में अगर गस वैन ब्रिक की माने तो उनका कहना है कि ये भी बच्चों के खेलने के ही प्राचीन खिलौने थे, जिसे घुमाने पर ये अजीब तरह के साउंड को प्रोड्यूस करते थे। याज्ड अटाश बहराम एंड द इंटरनल फ्लेम। दोस्तों, याज्ड अटाश बहराम पूरी दुनिया की सबसे रहस्यमय टेम्पल्स में से एक है और ये आज के समय ईरान के याज्ड में मौजूद है, जहां एक जादुई फ्लास्क पिछले 1500 सालों से ऑलरेडी मौजूद है। आपको जान लेना चाहिए कि ये टेम्पल ना ही क्रिश्चियन धर्म के लोगों का है, ना ही इसे इस्लाम धर्म के लोगों ने बनाया है, और ना ही इसका ज्यूइश के साथ कुछ लेना देना है, बल्कि ये ज़ोरोएस्ट्रियन फायर टेम्पल है। ये ज़ोरोएस्ट्रियन के द्वारा बनाया गया इंडिया के बाहर इकलौता टेम्पल है। पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल इस टेम्पल में एक ब्रॉन्ज फ्लास्क में 470 एडी से लेकर अब तक आग जल रही है। इसके साथ ही 470 एडी से लेकर पिछली कुछ सदियों तक इस जगह लगातार रूलर्स चेंज हुए हैं, पर ज़ोरोएस्ट्रियंस ने अपने इस टेम्पल की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिस कारण से ये आज भी सुरक्षित है और इसके अंदर जलती हुई इटर्नल फायर भी। जायंट स्टोन बॉल्स। रशिया में मौजूद एक कोल माइन के नीचे से वर्कर्स ने 10 अजीबोगरीब बड़ी बड़ी स्टोन बॉल्स को खोजा था, और इन बॉल्स के साइज करीब आधे इंसान बराबर, यानी इनका डायमीटर 3 फीट से भी ज्यादा का था। दोस्तों, ये देखने में बिल्कुल चिकना था, जो बारिश का पानी अपने ऊपर पड़ने के बाद अपना कलर भी बदल देता था। और जब इन जायंट स्टोन बॉल्स को पहली बार खोजा गया था, तब इसके बारे में लोगों ने कई अलग अलग और अजीब किस्म की थियरीज दी थी। किसी का मानना था कि ये डायनासोर का अंडा है, किसी का कहना था कि इसे आज से हजारों सालों पहले गुम हुए किसी सिविलाइजेशन ने बनाया होगा, तो किसी का मानना था कि इन्हें एलियंस ने वहां छिपा कर रखा था। हालांकि जब इसके बारे में रिसर्च की गई तो पता लगा कि ये स्टोन बॉल नेचुरल तरीके से बनी थी, जिसकी प्रोसेस भी मोती के बनने के जैसे ही थी, और इसके रंग बदलने का कारण इसके अंदर मौजूद आयरन ऑक्साइड कॉम्पोजिशन था। खैर, जो भी हो, इसकी मिस्ट्री सुलझने के बाद ये मिस्टीरियस स्टोन बॉल्स साधारण स्टोन बॉल्स में बदल गई। द ग्रोटो ऑफ द 7 स्लीपर्स। दोस्तों, ग्रोटो ऑफ द 7 स्लीपर्स एक प्राचीन नेक्रोपोलिस है जो बाइजेंटाइन एम्पायर के दिनों का है। इस एंशिएंट साइट पर कई दर्जन अलग अलग टूम्स हैं, जिन्हें पत्थरों पर कार्व कर बनाया गया था, लेकिन असल में देखा जाए तो ये टूम्स एक कैटाकॉम्ब को बनाती है। कार्बन डेटिंग से पता लगा है कि ये कब्र 6th सेंचुरी की है, और आज के समय ये जगह टर्की के एफेसस में है, जिसमें एक चर्च का खंडर और प्राकृतिक गुफाएं भी हैं। इसके नाम के पीछे क्रिश्चियन माइथोलॉजी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 7 जवान आदमियों को रोमन्स के द्वारा पर्सिक्यूट किया गया था, पर तब वो जाकर एक केव में छिप गए थे, और उसके बाद वो सो गए और गुफा का दरवाजा बंद कर दिया गया, जिस कारण से उनकी मौत हो गई। इस जगह के नाम के पीछे का यही मेन रीजन है, ब्रॉन्ज एज आयरलैंड। ये बात आयरलैंड के काउंटी गालवे की है, जहां से कुछ वर्कर्स ने काम करते समय ब्रॉन्ज एज के दौरान का एक रहस्यमय फोर्ट्रेस खोजा था। माइकल गिबन्स, जो कि इस एक्सकेवेशन के हेड हैं, उनका कहना था कि ये जगह करीब 3200 साल पुरानी है, जो अपने समय पर एक बहुत विशाल बिल्डिंग हुआ करती थी। आपको बता दें कि ये फोर्ट्रेस नॉर्थ से लेकर साउथ तक 1300 फीट में फैला हुआ है, जबकि वेस्ट से ईस्ट में ये केवल 328 फीट ही लंबा था, और इस फोर्ट्रेस को केवल और केवल पत्थरों का उपयोग कर ही बनाया गया था, जिसमें एक समय पर 200 से भी ज्यादा लोग रहा करते थे। माइकल का इसके बारे में यह भी कहना था कि जिस किसी ने भी इसे बनाया था, उसने जंगल में सबसे घने एरिया को ढूंढा और उस जगह इस सिविलाइजेशन की शुरुआत की गई थी, और उनके ऐसा करने का रीजन तो केवल एक ही था कि वो दुश्मनों से अपनी रक्षा कर सकें और आसानी से किसी को ना मिले। मगर इसके बावजूद भी ये जगह इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है कि आज तक आर्कियोलॉजिस्ट इस बारे में पता नहीं लगा सके हैं कि आखिर इसे किसने बनाया था। इसी कारण से ये एक रहस्य बनी हुई है। एंशिएंट सिटी ऑफ सुसा। शश नाम की इस एंशिएंट साइट को ही सुसा नाम से जाना जाता है, और ये साइट इंसानों के द्वारा बनाए गए सबसे पहले सेटलमेंट्स में से एक है। इसका इतिहास आज से करीब 6000 साल से भी ज्यादा पुराना है,
जिसे उस समय पूरे ईरान के सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशंस में से कहा जाता है, जिसे एक गांव के ऊपर बनाया गया था जो 7000 साल से भी ज्यादा पुराने थे। आपको बता दें कि इस सिटी पर सबसे पहले एलमाइट पीपल के द्वारा राज किया गया था, जिन्हें माउंटेन पीपल नाम से जाना जाता है। ये साइट आज से 2000 साल पहले एलमाइट एम्परर की कैपिटल सिटी भी रह चुकी है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये सिविलाइजेशन भी धीरे धीरे कर लगभग पूरी तरह तबाह हो गया, जिसके ऊपर सुमेरियन पीपल ने अपना कब्जा कर लिया। पर एसिरियंस ने इसे जला दिया और इसे दोबारा बनाया गया और ये दोबारा आर्केमेनिड एम्पायर की कैपिटल सिटी बनी। हालांकि इसके 5000 साल बाद इसे अरब इन्वेडर्स ने दोबारा जला दिया, जिसके खंडर आज भी वहां मौजूद हैं। ममेरिया दोस्तों, ममेरिया एक जंगली इलाका है जो साउथ ईस्ट पेरू में मौजूद है और इस जगह को आप आइसोलेटेड प्लेस कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ ज्यादा विजिटर्स नहीं आते। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये साइट एंशिएंट वर्ल्ड की सबसे फैसिनेटिंग साइट्स में से एक थी, जो आज खंडहर में बदल चुकी है। ये रुइंस हमारे सोच से भी ज्यादा पुराने हैं, जिसे इनका के द्वारा कई सदियों पहले उपयोग किया जाता था। आपको बता दें कि यहाँ जो सबसे पहला एक्सप्लोरर पहुंचा था वो गोयो टोलेडो था, जो कि एक पेरुवियन था और उसे इस जगह तक पहुंचने में करीब 2 महीनों का समय लगा था। लेकिन उन्हें इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ इनका सिविलाइजेशन का राज है। पर उसके बाद जैसे ही खबर सबको लगी, वैसे ही स्पेनियर्ड्स ने इस पर हमला कर दिया, जिसके बाद ये सिटी पूरी तरह तबाह हो गई। और इसके दोबारा ना बनने का कारण ये भी था कि ये सिटी काफी ज्यादा घने जंगलों में थी, जिसे आज तक खोजा नहीं जा सका है। रॉक बेंटाइगा एक बहुत मिस्टीरियस रॉक फॉर्मेशन है जो कैनरी आइलैंड्स में ग्रेन कैनेरिया में स्थित है। इसके बारे में रिसर्चर्स का मानना है कि ये रॉक सीधा ग्वांशे पीपल से कनेक्टेड है, जो यहाँ यूरोपियंस के आने से पहले कैनरी आइलैंड्स पर रहा करते थे। इस साइट के आसपास से आर्कियोलॉजिस्ट ने हर तरह के आर्टिफैक्ट्स को भी खोजा है, जो इस बात को साफ कहते हैं कि आज से 1000 साल पहले यहाँ इंसान रहते थे। ये सभी आर्टिफैक्ट्स 1402 के पहले के हैं, क्योंकि 1402 में इस आइलैंड को स्पेनिश के द्वारा कब्जे में ले लिया गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब स्पेनिश रूलर्स ने इस साइट को अपने कब्जे में लिया था, तो उन्होंने उस जगह के साथ साथ उन लोगों के ट्रेडिशन में भी बदलाव किया और आज के समय ग्वांशे पीपल के बारे में रॉक आर्ट के अलावा कुछ और मौजूद नहीं है। इसके साथ ही आखिर उन रॉक आर्ट का क्या पर्पस था, ये भी आज एक मिस्ट्री ही है। इसके बारे में किसी का कहना यह भी है कि ये उनकी सेरेमोनियल साइट थी, तो किसी का कहना यह है कि ये केवल उनका आर्ट था। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ज्योरोपोलिस बॉर्नमाउथ यूनिवर्सिटी की एक साइंटिस्ट की टीम ने ज्योरोपोलिस नाम की एक प्राचीन साइट को खोजा है, जो आयरन एज के समय की है। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई थी जब साइंटिस्ट की उस टीम के हाथों कई सारे स्केलेटन्स लगे थे, जिनमें से कुछ इंसानों के थे तो वहीं कुछ जानवरों के भी थे। इन स्केलेटन को साउथ वेस्ट इंग्लैंड में मौजूद रहस्यमयी और गहरे गड्ढों से खोजा गया था। जब उन्होंने उन गड्ढों की जांच की तो पता लगा कि इन गड्ढों का उपयोग ग्रेन्स को रखने के लिए किया था, जिसके बाद पता लगा कि ये एक एंशिएंट सिटी थी। जब इसकी और अच्छी तरह से जांच की गई तो पता लगा कि यहाँ 100 BC के दौरान किसानों का एक छोटा सा सेटलमेंट रहा करता था। पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। तो आप जान ले कि इस जगह से आर्कियोलॉजिस्ट को राउंड हाउसेस भी मिले थे। इनके बारे में ऐसा भी माना जा रहा है कि इस सिटी के लोग कल्टिक वर्शिप में कुछ ज्यादा एडवांस थे। ओल्ड सैरम। ज्योरोपोलिस के बाद अब हम बात करने वाले हैं आयरन एज के ही एक और फैसिनेटिंग जगह की, जो आज इंग्लैंड में मौजूद है, पर यह साइट ज्योरोपोलिस के सेटलमेंट से काफी ज्यादा अलग है। आपको बता दें कि ओल्ड सैरम एक प्राचीन किले और एक चर्च की मिलावट से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, जिसे आयरन एज के एक फोर्ट को मॉडिफाई कर बनाया गया था। इसके बनने के करीब 150 साल बाद यह जगह इंग्लैंड की एक्सेलेसियास्टिकल गवर्नमेंट का एपिसेंटर बन गई थी, पर इसके बाद ये रोमन्स के कब्जे में चली गई, जिसे रोमन्स ने एक ट्रेड सिटी की तरह उपयोग किया। उसके बाद ये विलियम द कॉन्करर के हाथों में चली गई, जिसने इसका शानदार मॉडिफिकेशन किया, जो आज के समय इंग्लैंड में आयरन एज के दौरान के सबूत हैं, लेकिन आज केवल आप वहां खंडरों को ही देख सकते हैं। गेजर एक प्राचीन और गुम हुई सिटी है जो आज इजराइल में मौजूद है। ये सिटी आज से 3000 साल पहले कैनानाइट कल्चर का मुख्य सेंटर हुआ करती थी। इसकी कहानी बाइबल में बताई गई है, जिसके अनुसार इजराइलाइट्स ने अपने भगवान को वचन दिया था कि वो हर उस सिटी पर कब्जा कर लेंगे जो कैनानाइट के कब्जे में है। और अगर देखा जाए तो ये बात सच है, क्योंकि ज्यादा कैनानाइट सिटीज को इजराइलाइट्स के द्वारा ही जीता गया था। पर इनकी नजरों में से एक सिटी बच गई थी, जिसका नाम गेजर था। ये सिटी असल में कोस्टल प्लेन्स पर थी। इस सिटी को इजराइलाइट्स के द्वारा तो नहीं जीता जा सका, लेकिन इजिप्ट के किंग सोलोमन ने इसे जीत पर अपने दामाद को दहेज के रूप में दिया था।
ये सिटी कोई छोटी मोटी सिटी नहीं थी, बल्कि इस सिटी में इजराइल का सबसे बड़ा टेंपल खोजा जा चुका है। इसके साथ ही इस जगह पर रहने वाले लोग अपने बच्चों की बलि भी दिया करते थे। ये काफी ज्यादा हैरानी भरी बात है, लेकिन ये सच है। ताकलिक अबज। ताकलिक अबज एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो 1000 BC के समय की है। ये एक चौंका कर रख देने वाली जगह है, क्योंकि ये जगह हमें बताती है कि कैसे मेसो अमेरिका में रहने वाले प्राचीन ओल्मेक कल्चर ने माया कल्चर को इन्फ्लुएंस किया था। आपको बता दें कि आज तक आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर माया सिविलाइजेशन कहां से आया। इसके बारे में बहुत से हिस्टोरियन का कहना है कि माया सिविलाइजेशन ओल्मेक कल्चर से ही बना है, लेकिन यह थ्योरी थोड़ी ज्यादा अजीब है। पर इसका पता हाल ही में तब लगा जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ से सबसे बड़े ओल्मेक स्कल्पचर्स, ऑल्टर्स और टूम्स को खोजा है। मॉडर्न रिसर्च के अनुसार अगर देखा जाए तो पता लगता है कि यहाँ रहने वाले सिविलाइजेशन के लोग चारों दिशाओं में ट्रेड करते थे। इसके साथ ही ये जगह तिकल और कोजुमेल से भी ज्यादा पुरानी है। अबैंडन्ड मैंशन। दोस्तों, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने न्यूयॉर्क की हडसन वैली के घने जंगलों में एक खंडहर को खोजा है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एक बहुत लग्जूरियस मैंशन था। दरअसल इसके पीछे की कहानी शुरू होती है साल 1917 में, जब इसे बनवाया गया था। इसे एडवर्ड जोएल कॉर्निश और सेलेना ब्लिस ने अपने नए घर के रूप में बनवाया था। उनके इस मैंशन में स्विमिंग पूल, सुंदर गार्डन्स और लग्जूरियस फर्नीचर भी था। लेकिन जब वो दोनों 1937 में इस मैंशन में शिफ्ट हुए, उसके अगले 2 हफ्तों में ही दोनों की मौत हो गई और उसके बाद इस मैंशन में आग लग गई थी, जिसका कारण अभी तक किसी को नहीं पता। इस मैंशन का ज्यादातर हिस्सा तो आज भी घने जंगलों में ही है। यारमुकियान सिविलाइजेशन। दोस्तों, यारमुकियान सिविलाइजेशन एक ऐसा सिविलाइजेशन है जो इजरायलीज, पैलेस्टीनियन, ग्रीक और रोमन्स के आने के पहले इजराइल में रहा करता था। इस बात का पता हाल ही में लगा था जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इजराइल से कुछ प्राचीन रेलिक्स को खोजा था जो आज से करीब 8000 साल पुराने थे। एक्सपर्ट्स का इस कल्चर के बारे में कहना है कि ये कल्चर इजराइल का पहला प्री हिस्टोरिक कल्चर था जिसने एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस की थी। इसके साथ ही ये कल्चर सिरामिक पॉटरी को बनाने वाला और एक तरह के स्टैचू की पूजा करने वाला भी इजराइल का पहला सिविलाइजेशन था, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से स्टैचू खोजा है जिसे यारमुकियान कल्चर का हॉलमार्क माना जाता है। स्टोन कल्ट। सऊदी अरेबिया में आज से करीब 3 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने एक प्राचीन सिविलाइजेशन के एविडेंस को खोजा था। इसके एविडेंस सऊदी अरेबिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में एक रिमोट प्लेस से मिले हैं जिसे अल उला नाम से जाना जाता है। जब उन एविडेंस की कार्बन डेटिंग की गई तो पता लगा कि वो सिविलाइजेशन स्टोनहेंज के समय का है, जो इस एरिया के सबसे पुराने एंशिएंट रुइंस यानी कि हेग्रा और डडान से भी ज्यादा पुराना है। इसके बारे में एक रिसर्च से ये बात सामने निकल कर आई है कि ये एरिया 6000 BC से 45,000 BC तक यानी नियोलिथिक पीरियड के दौरान लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता था। साथ ही इस जगह से आर्कियोलॉजिस्ट ने करीब 1600 से ज्यादा रेक्टेंगुलर स्टोन स्ट्रक्चर्स को खोजा है। इतना ही नहीं, उन्हें यहाँ से कल्ट्स और पत्थरों से बनाए छोटे छोटे घरों भी मिले हैं जो इसे काफी रहस्यमय बनाते हैं। कॉमॉक्स। ये आर्कियोलॉजिकल साइट ब्रिटिश कोलंबिया में कॉमॉक्स बे नाम की जगह पर वैंकूवर आइलैंड के कोस्ट पर है, जहां बहुत सारी वुडन स्टेक्स पानी में मौजूद हैं। दोस्तों, ये वुडन स्टेक्स तब सबके सामने आती है जब भयानक टाइड आती है, जो देखने में ऐसी नजर आती है जैसे कि ये किसी डूबे हुए जहाज की हो। लेकिन आपको बता दें कि वुडन स्टेक्स किसी शिप का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये मछलियां पकड़ने का एक एंशिएंट ट्रैप है जो कॉमॉक्स के सबसे पहले इंसानों के द्वारा बनाया गया था। ये न केवल एक फिश ट्रैप है, बल्कि एक अमेजिंग एंशिएंट टेक्नोलॉजी भी है जिसकी मदद से कॉमॉक्स के लोग हजारों की तादाद में मछलियां कुछ ही घंटों में पकड़ लेते थे। शुरुआत में इसके बारे में किसी को कोई भी आइडिया नहीं था कि आखिर इन वुडन स्टेक्स को वहां क्यों लगाया गया है। लेकिन आज से करीब 20 साल पहले नैन्सी ग्रीन नाम की एक एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट ने इस बात को साफ किया कि ये मछली पकड़ने का अब तक का सबसे बड़ा एंशिएंट ट्रैप है। पाल्मायरा। पाल्मायरा नाम की ये एंशिएंट साइट आज के समय मॉडर्न सीरिया में है, जिसे 3rd मिलेनियम BC के दौरान स्थापित किया गया था। इसकी शुरुआत एक छोटे से सेटलमेंट से हुई थी जो एक समय पर पूरे ईस्ट की सबसे बड़ी सिटी रह चुकी है, जिसके लोग भी सिल्क रूट की मदद से ट्रेडिंग करते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज तक किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इस सिटी में सबसे पहले कौन से लोग रहते थे। लेकिन 2nd मिलेनियम BC के दौरान यहाँ पर अरामियंस रहते थे, जो कि एक मेसोपोटामियन सेटलमेंट था और वो इस सिटी को कंट्रोल करते थे। दोस्तों, ये लोग उस समय के सबसे एडवांस सिविलाइजेशन में से एक थे, क्योंकि इन्होंने अपने आसपास की काफी सारी जमीन को जीत लिया था। मगर इसके बाद अरब्स ने 1st मिलेनियम BC पर पाल्मायरा पर कब्जा कर लिया और वहां की जनसंख्या में भी वृद्धि की, जिससे आज
पर्ल ऑफ द डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, द डायनासोर सिविलाइजेशन। दोस्तों, सिल्यूरियन हाइपोथेसिस एक सोचा समझा एक्सपेरिमेंट है जो मॉडर्न साइंस के द्वारा सोचा गया है। इसके ऊपर कुछ महान साइंटिस्ट का कहना है कि वो मॉडर्न साइंस के जरिए शायद कई मिलियन वर्ष पहले की एक पूरी तरह सक्सेसफुल सभ्यता का पता लगा सकते हैं। दरअसल ये बात साल 2018 की है, जब यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट एडम फ्रैंक और गॉडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के डायरेक्टर गेविन श्मिट ने इंसानों के सामने एक डेवलप्ड सेटलमेंट की कल्पना यानी कि इमेजिनेशन की थी कि एक प्राचीन डेवलप्ड सेटलमेंट का पता लगाना संभव हो चुका है। इनका कहना था कि इस सिविलाइजेशन के लोग इंसान नहीं थे, बल्कि अजीब तरह के दिखने वाले क्रीचर हुआ करते थे जो आज के समय से भी ज्यादा डेवलप्ड थे। इस हाइपोथेसिस में यह भी बताया गया है कि हो सकता है कि किसी प्राकृतिक आपदा के चलते वो लोग और इनका सेटलमेंट तबाह हो गया हो, पर यह केवल एक इमेजिनेशन है। लेकिन क्या ये सच नहीं हो सकती? आपका इसके बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रोम एंड चाइना। एंशिएंट रोम और एंशिएंट चाइना की बात करें तो ये दोनों ही प्राचीन समय में सबसे ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन थे, जिनके बारे में वैज्ञानिकों के पास पूरे सबूत हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि चाइना और रोम के क्या संबंध थे? तो आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। तो आप जान लें कि रोम का राज पूरे वेस्ट पर था, जबकि चाइना का ज्यादातर हिस्सा ईस्ट में था। इसके बावजूद भी रोम और चाइना के बीच काफी अच्छे संबंध थे और ऐसा सिल्क के कारण संभव हो पाया था। दरअसल जब सबसे पहले 1st सेंचुरी एडी में हान डायनेस्टी ने रोम के साथ सिल्क की ट्रेडिंग लिंक बनाने के लिए साल 95 में एक दूत भेजा था, जो करीब 2 साल यानी साल 97 में रोम पहुंचा था। लेकिन रोमन एम्पायर ने चाइना से लिंक बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। हालांकि इसके बाद 166 में रोम के रूलर मार्कस ऑरेलियस ने अपना दूत को चाइना भेजा, जिसे चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया, जिसके चलते चाइना और रोम के बीच ट्रेड लिंक बन गया और चाइना और रोम के बीच संबंध बन गए। कैनेडियन क्लोविस। कनाडा में मोटलाश नाम के एक छोटे से गांव के बाहर एक जगह है जिसे केसी जोन साइट कहा जाता है। इस साइट से आर्कियोलॉजिस्ट ने पूरे नॉर्थ अमेरिका के सबसे पुराने ह्यूमन सेटलमेंट के एविडेंस को खोजा था। दरअसल इस साइट को सबसे पहले केसी जोन्स के द्वारा ही खोजा गया था, जहां से उन्हें एक एरो पॉइंट मिला था, जिसके जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने इस जगह का कंप्लीट एक्सकेवेशन किया तो उन्हें इस जगह से ना जाने कितने सारे और एंशिएंट टूल्स भी मिले थे। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उन मिले हुए टूल्स की कार्बन डेटिंग की तो जो बात सामने निकल कर आई उसने सभी को चौंका कर रख दिया। दोस्तों, ये बात चौंकाने वाली इसलिए थी क्योंकि ये टूल्स क्लोविस कल्चर से बिलोंग करते थे, और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि क्लोविस कल्चर वो कल्चर था जो नॉर्थ अमेरिका में आइस एज के बाद सबसे पहले रहने आया था, जिसके चलते ही ये एक बड़ी खोज है। ज़ियानबे कल्चर। दोस्तों, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने शॉकिंग और अनआइडेंटिफाइड पैलियोलिथिक कल्चर को खोजा है, और ये वही कल्चर था जो ईस्टर्न एशिया के डाइवर्जन के समय भी अपने डेवलपमेंट में लगा हुआ था। इसके एविडेंस चाइना में ज़ियानबे और नेहाविन बेसिन से मिले हैं। ये वही साइट है जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को 2 मिलियन साल पहले से लेकर 10,000 साल पुरानी चीजें भी मिली थी। साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट को यहां से सबसे पुराने ऑकर बनाने के समय के सबूत और तो और चाइना के सबसे पुराने स्टोन टूल्स भी मिले थे। आपको जान लेना चाहिए कि ये स्टोन टूल्स दुनिया में खोजे गए अब तक के स्टोन टूल्स से काफी ज्यादा हैं, और इनकी कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये स्टोन टूल्स आज से 40,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जो ज़ियानबे कल्चर के लोगों के हैं। अमेज़न रिवर सिविलाइजेशन। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जो हमारी पृथ्वी को 20% ऑक्सीजन प्रदान करता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अमेज़न जंगल में इंसान रहते थे तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? जी नहीं, लेकिन यह सच है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुछ सालों पहले सैटेलाइट से अमेज़न जंगल के ऊपर नजर रखी गई थी और आज भी नजर है, मगर जो तस्वीरें उस समय बाहर निकल कर आई थी वो वाकई दिल दहला देने वाली थी, क्योंकि उसमें आप साफ तौर पर इंसानों के सेटलमेंट्स देख सकते हैं, जो ये बात साबित करता है कि कभी न कभी एक एंशिएंट सिविलाइजेशन उन घने जंगलों में भी रहा करता था। आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो उनका कहना है कि इस सेटलमेंट में करीब 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग शामिल थे। वैसे ये पहली बार नहीं है कि इंसानों के अमेज़न में होने के सबूत मिले थे, बल्कि इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। लेकिन क्या इंसान अब भी वहां रहते हैं? ये अब तक के सबसे रहस्यमय सवालों में से एक है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि एक बार आर्कियोलॉजिस्ट अमेज़न के घने जंगल में भी खोज कर चुके हैं, जहां से उन्हें पॉटरी शार्ड्स और पत्थर के टूटे टुकड़े भी मिले थे, जो वहां की सोसाइटी द्वारा उपयोग किए जाते थे। पीपल ऑफ काराहन टीप। काराहन टीप टर्की में मौजूद एक मॉन्यूमेंटल साइट है।
दरअसल जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस साइट का एक्सकेवेशन किया था तो उन्हें वहां से कई रेयर आइटम्स मिले थे। एक रिपोर्ट के अनुसार जमीन के अंदर से रिसर्चर्स ने कुछ शानदार कार्विंग्स वाली मूर्तियां भी खोजी थी। इन मूर्तियों के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इन मूर्तियों के ऊपर जिस तरह की कार्विंग की गई है वो उस समय के मुकाबले काफी ज्यादा शानदार है। जब इन मिले हुए आर्टिफैक्ट्स की कार्बन डेटिंग की गई तो पता लगा कि ये साइट आज से करीब 11,400 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट ने ऊंची ऊंची इमारतें, एग्रीकल्चरल सिस्टम और तो और इरिगेशन सिस्टम तक खोजा था, जो सभी एडवांस सिविलाइजेशन की निशानी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।